Hello friends, welcome to the YouTube channel. Let's do something. Today we will discuss CTET 2012 paper part 5 English. The main responsibility of a language teacher as a facilitator is, अब एक टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ लैंग्वेज टीचर? टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेक द लर्नर्स लिसन टू इट? बिल्कुल नहीं. टू स्ट्रिक्टली कंट्रोल द क्लास एंड कवर द सिलेबस इन क्विक टाइम? नहीं, ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती एक टीचर की. टू रीड द लेसन्स अलाउड एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन टू ईच लाइन? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक लाइन का एक्सप्लेनेशन करते हुए चले. टू क्रिएट अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लर्नर्स टू यूज़ द लैंग्वेज मीनिंगफुली? ये बिल्कुल सही है. एक टीचर को क्या करना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लानी चाहिए लर्नर्स के सामने ताकि वो जो लैंग्वेज है उनको मीनिंगफुली लर्न कर सके. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प लर्नर्स टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग? इसका ऑप्शन होगा सी. समेटिव असेसमेंट ही ऐसा होता है जो कि ऑन लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्योंकि जो कंट्रोल राइटिंग टास्क होता है उसमें कोई ना कोई कंट्रोल करेगा हमारे राइटिंग टास्क को. पीयर असेसमेंट में क्या होता है कि हम अपने फ्रेंड्स की या फिर अपने जो साथ वाले लोग होते हैं उनकी हेल्प से करते हैं. सुपरवाइज्ड में कोई ना कोई हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, तो समेटिव असेसमेंट ही होता है ऑन लर्निंग के लिए. द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इज टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. जो असेसमेंट है उसका क्या मेन पर्पस होता है कि जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव कर सके. व्हेन योर लर्नर्स आर टोट टू इम्प्रूव देयर स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन दे विल, उनसे क्या होगा? नर्चर देयर क्रिएटिविटी. जब हम स्पेलिंग और पंक्चुएशन ठीक कर रहे हैं तो उससे कोई क्रिएटिविटी तो नहीं कर रहे हैं बच्चे, इसलिए ये नहीं होगा. शार्पन देयर लिसनिंग स्किल. स्पेलिंग और पंक्चुएशन हमेशा एक राइटिंग टास्क होता है, ना कि एक लिसनिंग टास्क. इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी, ये सही होगा, ना इसमें कोई फ्लुएंसी होती है. एक्यूरेसी कैसे होगा? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. स्पेलिंग है, अब मैं आपके सामने स्पेलिंग की जो स्पेलिंग है वो ऐसे लिख दूँ तो क्या आपको ये सही लगेगा? नहीं होगा ना, और ना ये एक्यूरेट होगा. तो इसलिए हर चीज़ एक्यूरेट होनी बहुत ज़रूरी है. जब हम स्पेलिंग को बिल्कुल सही ढंग से लिखेंगे और उसके पंक्चुएशन सही से लगाएंगे तभी हमें उसको रीड करने में भी आसानी होगी. जैसे अगर यहाँ पर कोमा ना लगा हो तो हम इस सेंटेंस को प्रॉपर वे में नहीं पढ़ सकते, और इन सब सेंटेंसेस की जो स्पेलिंग्स हैं अगर वो सही ना हो तो हमें किसी भी बात को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट, instead of asking questions and getting answers from her learners, a teacher gives some short text and asks her learners to frame questions. Her primary objective is to. अब एक टीचर का इस बात में क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? इसमें ऑब्जेक्टिव है टीचर का कि एनहेंस द लर्नर्स एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग. क्योंकि जब बच्चे खुद से कुछ करेंगे उसके लिए क्या होगा? उन्हें सोचना पड़ेगा, जिससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलेगा. रीडिंग बिटवीन द लाइन्स एज अ सब स्किल ऑफ रीडिंग मेनली इन्वॉल्व. इसमें क्या होता है? इन्फेरिंग द अनस्टेटेड यूजिंग द कंटेक्चुअल एंड वर्बल क्लूज. इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा. नेक्स्ट, करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू. किसके द्वारा करेक्ट स्पीच हैबिट करी जा सकती है? वोकेबलरी की प्रैक्टिस से, ये सही है. क्विज से नहीं, हमें क्योंकि स्पीच हैबिट को डेवलप करना है इफेक्टिवली. डिक्टेशन नहीं. पंक्चुएशन प्रैक्टिस, ये सही होगा. अब हमें देखना है कि पंक्चुएशन है या फिर वोकेबलरी है. अब वोकेबलरी की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं. अब मान लिया मुझे किसी एक वर्ड के 4 सिनोनिम पता है, लेकिन मैं उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरा जो स्पीच होगा वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा. इसलिए हमें सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन सही रखनी चाहिए. इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा.
After reading a poem, a teacher involves the learners in group work. One group writes the summary of the poem, another draws a picture to depict the main theme, and yet another sets the poem to music. दिस एक्टिविटी, अब इससे क्या होगा कि एक टीचर ने अलग अलग ग्रुप्स बनाए, उसमें अलग अलग काम दे दिया बच्चों को, तो इससे इस एक्टिविटी से क्या इन्हेंस होगा. अब इससे क्या होगा कि केटर्स टू डाइवर्स एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट. अभी ये हमने पढ़ा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते. इसी तरीके से जो कोई भी स्टूडेंट्स होते हैं, लर्नर्स होते हैं, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, इंटरेस्ट हैं, वो भी अलग अलग होते हैं. इसीलिए इस एक्टिविटी से उनकी जो एबिलिटीज़ हैं अलग अलग, उनके जो इंटरेस्ट है वो निखर के आएंगे और वो अपने फील्ड में अच्छा कर सकेंगे. इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा. Young learners will enjoy a play included in the textbook when they enact the play. ये बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, क्योंकि हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये एक बुक है, हमने पढ़ ली, बट जब हम इसको अपने डेली यूज़ में काम में लाएंगे, हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें अगर ये डेली यूज़ में होगा, या फिर हमने जैसे कोई प्ले पढ़ा है उसको हम स्टेज पे जा कर के परफॉर्म करें, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा. उससे क्या होगा कि एक स्टोरी टाइप में बच्चे उसको हमेशा के लिए याद रखेंगे और ये बहुत इफ़ेक्टिव भी होगा. इसीलिए ऑप्शन ए सही होगा. अंडर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग, लर्नर्स आर एनकरेज्ड टू. अब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में क्या होता है? डिस्कवर द रूल्स ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल. उसमें होता है कि कोई भी एग्जाम्पल के थ्रू हम बच्चों को समझाएं. जैसे हम इसके अगर और ऑप्शंस देखें, अवॉइड एरर्स कम्प्लीटली, ऐसा नहीं हो सकता. जब हम बच्चों को उसका पूरा कंसेप्ट समझा देंगे तो अपने आप ही एरर्स ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे. और कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच होता है वो ऐसा कुछ नहीं कहता. प्रैक्टिस लैंग्वेज ड्रिल्स मैकेनिकली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में. नेक्स्ट है लर्न द ग्रामर रूल्स बाय रोट. अब रोट लर्निंग तो किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी अप्रोच में नहीं ही दिया गया है, क्योंकि रट्टाफिकेशन तो गलत ही होता है. उससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हमें नहीं मिल पाते हैं सही तरीके से. इसीलिए ऑप्शन डी ही सही होगा. आफ्टर स्टोरी टेलिंग सेशन द लर्नर्स आर आस्क्ड टू चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी. दिस विल हेल्प द लर्नर. अब इसमें है कि हमने एक स्टोरी बता दी है स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को. अब उन्हें कहा है कि उसकी जो एंडिंग है स्टोरी की वो चेंज करो. उससे क्या हेल्प होगी, लर्नर्स के अंदर क्या इन्हेंस होगा, क्या डेवलप होगा, अब हमें ये जानना है. ऑप्शन है डेवलप लाइब्रेरी रेफरेंस स्किल्स. बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब हमें उसमें क्या है, खुद से सोचना है कि इस कहानी का एंडिंग हम और किस तरीके से कर सकते हैं. इवेल्युएट द टीचर्स ओरिजिनलिटी. बिल्कुल नहीं. नेक्स्ट है बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव. ये बिल्कुल सही होगा. अंडरस्टैंड ग्रामर बेटर. ग्रामर का इससे कोई ऐसा खास लेना देना नहीं है. इसमें क्या होगा कि हमने कोई स्टोरी सुनी है, अब बच्चों के मन में कुछ इमेजिनेशन आएगी, क्रिएटिव सोचेंगे वो कि इस स्टोरी को मैं इस तरीके से ना करके दूसरे तरीके से इसको ख़त्म करता. तो ये क्या हो गया, वो उसके लिए सोचेंगे, उनके अंदर क्रिएटिव और इमेजिनेटिव दोनों तरह की थिंकिंग आएगी. इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा. When young learners are asked to read a text silently, they should be instructed. अब इसका आंसर होगा A. To infer the meaning of new words from the context and read with comprehension. इसका मतलब क्या होगा कि जो context में new words दिए हों उनके meaning को समझें और जो हमने पढ़ा है उसको अच्छे से समझ सके. इसलिए इसका ऑप्शन A ही सही होगा. The primary objective of using role play is. जो रोल प्ले मेथड है उससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है उसको बढ़ोतरी मिलेगी, क्योंकि बच्चे उस रोल प्ले के लिए तैयारी करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, जिससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होंगी. इसलिए इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा. लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्नड. पहला इसमें इफ़ दे आर टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर. अब लैंग्वेज स्किल कैसे बढ़ेंगी, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है तो इसलिए इसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है. इसलिए इंटीग्रेटेड वे में ही इसका लर्निंग हो सकती है पॉसिबल. विद द हेल्प ऑफ चैलेंजिंग एंड मैकेनिकल. ये चैलेंजिंग मैकेनिकल इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट.
व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन आइसोलेशन वन स्किल एट टाइम। ये बिल्कुल गलत है, आइसोलेशन में तो हो ही नहीं सकती एक लैंग्वेज स्किल डेवलप, ओनली थ्रू रिटन टेस्ट एंड असाइनमेंट। ये तो रोट लर्निंग हो गई, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सब्सटीट्यूशन टेबल ड्रिल हेल्प्स टीचर्स इन गिविंग कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस। जब हम सब्सटीट्यूशन टेबल ड्रिल पढ़ेंगे तो उसके अंदर होता है कि गिविंग कंट्रोल लैंग्वेज प्रैक्टिस, इसलिए इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, इसको आप सभी वीडियो को पॉज करके रीड कर लें। मैं यहाँ पर रीड नहीं कर रही हूँ। इसमें वैसे एनेस्थेशिया के बारे में दिया हुआ है, फिर हम इसके क्वेश्चंस पर आएंगे। व्हेन अ पार्ट ऑफ द बॉडी इज एनेस्थेटाइज्ड, उससे क्या होता है, दैट पार्ट लूजेस द एबिलिटी टू फील एनी पेन। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि जब हमने किसी बॉडी के एक पार्ट को एनेस्थेशिया दे दिया है तो उससे क्या होगा, पूरी बॉडी तो कॉन्शियसनेस नहीं लूज कर देगी। इसमें एनेस्थेशिया में एक्साइट तो होता ही नहीं है कोई पार्ट, और ना ही कोई आसपास के जो ऑर्गन होते हैं वो परमानेंटली डिसफंक्शन होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द रियल पर्पज ऑफ यूजिंग एनेस्थेटिक्स इज टू परफॉर्म ऑपरेशन यूजिंग विदाउट कॉजिंग पेन। एनेस्थेशिया का क्या यूज़ होता है कि किसी एक जगह पर कोई ऑपरेशन करना विदाउट कॉजिंग एनी पेन, इसका ऑप्शन ए सही है। टू आर्टिफिशियली प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेंसेशन, नहीं। रियल पर्पस पूछा है हमें, ये एक पर्पस हो सकता है पर रियल पर्पस नहीं है। टू क्योर पेशेंट्स ऑफ डिजीजेस, बिल्कुल नहीं है। टू मेक पेशेंट अनकॉन्शियस, ये है पर इसका रियल पर्पस नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन ए ही सही होगा। हमें इसके लिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें चारों ऑप्शन सही लगेंगे, और स्पेशली ए सी डी बहुत सही लगता है। बट हमें इस क्वेश्चन में इस लाइन पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या कहा गया है, रियल पर्पस ऑफ यूजिंग एनेस्थेटिक्स। तो इसका क्या पर्पस है मेन, कि हम किसी ऑपरेशन को बिना किसी पेन के परफॉर्म कर सकें। एन एनेस्थेटिक इज इनहेल्ड व्हेन इट इज़ एडमिनिस्टर्ड। अब हम इनहेल कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो दिमाग लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एज अ गैस, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। When a gas is used as an anesthetic, the anesthesia is, इसमें हम जब पैराग्राफ पढ़ेंगे, इस पैराग्राफ के अंदर ही दिया हुआ है कि जब हम एक गैस के थ्रू देते हैं तो उसको कौन सा एनेस्थेशिया बोलते हैं, जनरल एनेस्थेशिया। जब आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, स्पाइनल एनेस्थेशिया इज रिसोर्टेड टू व्हेन द ऑपरेशन इन्वॉल्व्स अ बिग एरिया ऑफ द बॉडी। इसका ऑप्शन ए ही सही होगा, क्योंकि अगर हम इसमें पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो हमें इसका आंसर बिल्कुल मिल जाएगा। ए ड्रग हैज़ टू बी इंजेक्टेड इनटू द वेन, नहीं। अ पेशेंट हैज़ टू बी मेड अनकॉन्शियस, नहीं। स्पाइनल एनेस्थेशिया के बारे में पूछा गया तो हमें उसी को ध्यान में रखते हुए आंसर देना है। अ स्मॉल एरिया हैज़ टू बी एनेस्थेटाइज्ड, नहीं। जब हम स्पाइनल एनेस्थेशिया देते हैं तो उसमें बिग एरिया होता है बॉडी का इन्वॉल्व। ओके, नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन द साइट ऑफ द ऑपरेटिव इंसिजन, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है द प्लेस एट विच द कट इज टू बी मेड। ये हमें वैसे तो हम जो पैराग्राफ पढ़ेंगे आप लोग, इससे आपको इजीली पता चल जाएगा। नेक्स्ट, एन एब्सेस, एब्सेस का हिंदी मीनिंग होता है फोड़ा। इसका क्या मीनिंग होता है, ए कलेक्शन ऑफ पॉइजनस मैटर इन अ होल इन द बॉडी। नेक्स्ट, द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड फॉर्मरली, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आपने काफ़ी सारे ऐसे वर्ड सुने होंगे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो गया, फॉर्मर मंत्री, कोई भी हो सकता है। तो फॉर्मर का मतलब क्या होता है, लेटर। एनेस्थेटिक इज, अब एनेस्थेटिक लाइन 25 में पूछा हुआ है, तो हम 25th लाइन पर जाएंगे पैराग्राफ की और उसमें ढूंढेंगे कि एनेस्थेटिक वर्ड जो है वो किस तरीके से यूज़ हुआ है। इसमें यूज़ हुआ है ये एज अ नाउन। नेक्स्ट, फिर हमारे पास एक और पैराग्राफ दिया हुआ है जो कि एक फार्मर के बारे में है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, मैं इसके क्वेश्चंस करा रही हूँ। व्हाट एक्सप्रेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ सजेस्ट दैट शेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस वेरी ऑफन। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फर्स्ट पैराग्राफ से हमें ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका ऑप्शन बी है, शेयरिंग डे। नेक्स्ट है,
द shearer फर्स्ट कट्स द वूल फ्रॉम दी। अब जो शेयरर होता है वो वूल को पहले सबसे पहले कहाँ से कट करता है, वो अंडर साइड से कट करना शुरू करता है। आपको इसके लिए पैराग्राफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना पैराग्राफ पढ़े इन क्वेश्चन के आंसर देने की बिल्कुल कोशिश ना करें। नेक्स्ट है, वाई आर लूज क्लिपिंग्स ऑफ वूल गैदर्ड सेपरेटली। इसका आंसर होगा डी, बिकॉज दे आर नॉट सो वैल्यूएबल एज होल फ्लीसेस। इसका भी आंसर आपको पैराग्राफ में इजीली मिल जाएगा। वूल विच हैज़ बीन sheared फ्रॉम अ शीप इज डी। इसका ऑप्शन होगा डी, उसको रोल किया जाता है और बंडल बना लिए जाते हैं उसके वूल के। नेक्स्ट, what word from the passage best tells us that shears are like a very large pair of scissors। इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, शार्पन। मतलब समझ गए ना आप लोग। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, द शीप इज कैरिड टू द बेंचेस, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये जो सेंटेंस हमारे पास दिया गया है ये किसका एग्जाम्पल है, पैसिव वॉइस का है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का है, एन इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, या फिर एक नेगेटिव क्वेश्चन है। इसका सीधा सीधा हमें पता चल रहा है ना ये नेगेटिव है ना ही ये इंटेरोगेटिव है और इसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी नहीं है, ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।